लास्ट क्लास में हमने जो हम चैप्टर शुरू करे थे वो हमारा चैप्टर था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारे देश में 1991 में कौन कौन से रिफॉर्म्स आए और कारण क्या था। मैंने आपको लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बारे में बताया और उसमें हम कई तरह के रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे। जैसे हमने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पढ़ लिया था, उसमें ये पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज को का जो लाइसेंसिंग रूल था हटा दिया गया, पब्लिक सेक्टर के रोल को देश में हटाया गया है। मैंने आपको बताया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो प्रोडक्ट पहले रिजर्व थे उसको डी रिजर्व कर दिया गया, एमआरटीपी लॉ को आसान किया गया। फिर मैंने आपको बैंकिंग रिफॉर्म्स बताए थे लास्ट क्लास में कि आरबीआई का रोल बदल गया, पहले वो रेगुलेटर था फैसिलिटेटर हो गया। हमारे देश में कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया और बैंक भी अब बहुत एक्सपेंड करे इंडिया में, अलग अलग ब्रांचेस खुल गई। आज की क्लास में हमें टैक्स रिफॉर्म्स करना था, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो नोट्स मैंने आपको कल शाम को भेजा था उसके बेसिस पे हम लोग टैक्स रिफॉर्म करना शुरू करते हैं कि भाई जब लिबरलाइजेशन आया तो देश में टैक्स रिफॉर्म या फिस्कल रिफॉर्म क्या है। बेटा आपको मैं बता दूं, हर एक रिफॉर्म से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आपको इंडस्ट्रियल रिफॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको फाइनेंशियल रिफॉर्म से भी आ सकता है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, इसको बैंकिंग रिफॉर्म दे देते हैं बुक में कई बार, इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिस्कल रिफॉर्म से क्वेश्चन आ सकता है, फिस्कल रिफॉर्म मतलब इनकम टैक्स रिफॉर्म। तो आपको मैं बताऊं फिस्कल रिफॉर्म में क्या किया गया, हमारे टैक्स स्ट्रक्चर को ना दो पार्ट में बांट दिया गया। एक रखा गया डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता और जो आपको पे अपनी इनकम पे करना होता है। जैसे अगर एक इंडिविजुअल है तो उसको इनकम टैक्स पे करना होगा अपनी इनकम पे, कंपनी है तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना होता है। सिमिलरली दूसरे तरह का टैक्स ला दिया गया इनडायरेक्ट टैक्स, और इसको लाना क्यों जरूरी था पता है, सब लोग अपनी इनकम पे टैक्स नहीं भरते थे, तो गवर्नमेंट ने बोला हम इनडायरेक्ट टैक्स लेकर आएंगे, जैसे जीएसटी, कि भाई तुम चलो गवर्नमेंट को टैक्स तो नहीं भर रहे हो पर कहीं ना कहीं सामान तो जाके खरीदोगे ना, तो जैसे सामान खरीदोगे आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एक ऐसा टैक्स है जो बिजनेसमैन ने पे कर दिया है पर उसका बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा जब आप सामान खरीदोगे। ठीक है, रिफॉर्म्स क्या क्या है हमारे टैक्स में, समय समय के टैक्स रेट को कम किया गया, आज की रेट में भी कम हो ही रहा है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म आया, पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हमारे देश में थे, अब उसको एक कॉमन टैक्स कर दिया गया जैसे जीएसटी। पहले टैक्स जमा करना बहुत भारी भरकम काम था, अब इस प्रोसेस को एकदम आसान कर दिया गया है। घर बैठे एक पर्सन क्या कर सकता है, टैक्स भर सकता है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फिस्कल रिफॉर्म क्या थे तो आप यही बताएंगे कि हमारे देश के टैक्सेशन को दो पार्ट में बांटा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। टैक्स रेट कम किए गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस में सुधार किए गए, पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, जीएसटी कर दिया गया, टैक्स भरने के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया गया, आसान कर दिया गया। ये सारे टैक्स रिफॉर्म थे, तो ये देखो ये भी एक सुधार हो गया। इंडस्ट्रीज में तो सुधार आया ही आया था, बैंकिंग में भी आया, अब आपको टैक्स वाला भी समझ आ गया होगा। देन उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स लाए गए। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्या है अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारी कंट्री की एक्चुअल ग्रोथ तब मानी जाती है जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें अच्छा खासा पैसा रिसीव हो। अब ये पैसा जो हमें रिसीव होता है वो फॉरेन एक्सचेंज के रूप में रिसीव होता है। सीधी सी बात है ना, अगर मैंने किसी को सामान एक्सपोर्ट किया है तो वो जो पैसा है वो तो सामने वाले के पास डॉलर है, उसको कन्वर्ट करा के ही जो इंडिया में देगा तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है। तो फॉरेन करेंसी में हमारा या फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म ये है कि रुपये का डिवैल्यूएशन कर दिया गया है। डिवैल्यूएशन करने का मतलब ये है कि रुपये को सस्ता कर दिया गया है दूसरी करेंसी के मुकाबले में। इसका फायदा ये होता है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना तो हमारा सामान दूसरे देशों में थोड़ा कम रेट पे जाता है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा सामान खरीदते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे $1 पहले 70 रुपए का था मान लो, ठीक है, तो जब मैं दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता था तो जब कोई $1 का सामान खरीदता था मुझे 70 रुपए देता था। अब मैंने क्या किया, अपना बोला डॉलर के सामने मेरी वैल्यू गिर गई। अब गिरने का मतलब पता है आपको यहाँ पर क्या है, $1 के सामने मेरा सामान 75 रुपए का हो गया। पहले जब मैं बेचता था मेरे को 70 रुपए रिसीव होता था, अब $1 पे मुझे 75 रुपए रिसीव हो रहा है, तो इससे मेरी कमाई बढ़ रही है। इसे डिवैल्यूएशन बोलते हैं। हमने दूसरी करेंसी के मुकाबले अपनी करेंसी को गिरा दिया, तो सर ये तो हमारा नुकसान होगा ना एक तरह से।
हाँ, नुकसान भी है फायदा भी है। जैसे नुकसान क्या है कि अब आप जैसे किसी चीज को इंपोर्ट करोगे, खरीदोगे, पहले $1 की चीज आपको 70 रुपए में मिलती थी, अब कितने में मिलेगी? 75 में मिलेगी। तो आपके लिए डॉलर महंगा हो गया, ठीक है। पहले $1 का सामान खरीदने के लिए 70 रुपए देते थे, अब 75 दे रहे हो। लेकिन आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं फायदा हो गया, क्योंकि जब आप बेचते थे $1 का सामान पहले 70 में जाता था, 75 में जाता है। इसको डिवैल्यूएशन करना बोलते हैं। दूसरा, हमने अपनी करेंसी को फ्री कर दिया, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में हम रूपी को किसी भी तरह की करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हैं। मतलब आप रूपी को डॉलर, पौंड, शिलिंग जिसमें चाहें उसमें कन्वर्ट करा सकते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारी ही करेंसी इस्तेमाल करो, हमारे अलावा कोई और करेंसी आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हमने अपनी करेंसी को फ्री करेंसी बना दिया, मतलब भारत का जो रुपए है वो किसी भी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे घूमने फिरने जाओगे तो आपको बहुत फायदा होता है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म है। जिसको नहीं समझ आया होगा फिर से सुन लो। रूपी को डिवैल्यूएट किया गया है, मतलब डॉलर के मुकाबले जो है रूपी को महंगा कर दिया गया है, उसका डिवैल्यूएशन यही किया जाता है। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी कमाई हो जाएगी। दूसरा, हमारा मनी जो है रुपए दुनिया की किसी भी करेंसी में कन्वर्ट हो सकता है, इससे हमारा फायदा है। देन हमारे यहाँ ट्रेड रिफॉर्म्स लाए गए। ट्रेड रिफॉर्म्स क्या लाए गए? पहले हमारे यहाँ इम्पोर्ट करने की लिमिट थी, उससे ज़्यादा आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब नई पॉलिसी में क्या किया गया, ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये हटा दिया गया। जितना इम्पोर्ट करना है करो, जितना एक्सपोर्ट करना है करो, कहीं कोई रोक नहीं है। तभी तो हमारे देश में आज देख रहे हो इतने सारे नए नए तरह के सामान मिलते हैं। सिमिलरली पहले एक्सपोर्ट करने पर ड्यूटीज थोड़ा ज़्यादा थी, उस ड्यूटीज को हटा दिया गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी अब नहीं लगेगी। जितना सामान दूसरे देश में बेचना है बेचो। वैसे जब हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो ड्यूटी हटाई नहीं गई है, ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई है। पहले जब हम सामान इंपोर्ट करते थे हैवी ड्यूटी लगती थी, तो सामान महंगा हो जाता था, ड्यूटी को घटा दिया गया। और इंपोर्ट लाइसेंस सिस्टम भी आसान कर दिया गया। पहले बहुत सारी चीज थी जो आप दूसरे देशों से नहीं मंगा सकते थे, अब गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर उन चीजों को भी आप मंगवा सकते हो। ये सब लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स है जो आपको आने चाहिए और पढ़ना है। लिबरलाइजेशन के बाद जो पॉलिसी आई वो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी आई। प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ने अपने बिजनेसेस की ओनरशिप या मैनेजमेंट या कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथों में कर दिया। जैसे अभी हाल का एग्जांपल दूं, रेलवे के लिए एक प्रपोजल चला है कि अभी तक रेलवे फुल गवर्नमेंट कंट्रोल में था, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक एक करके रेलवे स्टेशन को बेचना शुरू कर रही है और ये प्राइवेट सेक्टर के लोग परचेज कर रहे हैं। ठीक वैसे ही हमारे देश के बहुत सारे पहले एयरपोर्ट ऐसे थे जिस पर फुल गवर्नमेंट कंट्रोल था। गवर्नमेंट कंट्रोल मतलब क्या? पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल था। अब गवर्नमेंट बोली हमको इसको संभालना बहुत भारी पड़ रहा है, तो बहुत सारे देश के एयरपोर्ट ऐसे हैं जो अंबानी को दे दिए गए हैं। अंबानी ने इसे लीज पे दिया है, अंबानी प्राइवेट सेक्टर से आता है, ठीक है, अंबानी ऑब्लिक अडानी कर दे रहे हैं। अब वो जो है इन एयरपोर्ट्स को संभालेगा। तो प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब ये होता है कि बिजनेस में प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दी है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसके शेयर से जो है इक्विटी शेयर, वो जो है बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए गए। इसे डिसइन्वेस्टमेंट करना भी बोलते हैं। ये इसलिए किया गया क्योंकि गवर्नमेंट जो है इन जगहों को अच्छे से नहीं चला पा रही थी और कर्जे बढ़ते जा रहे थे। तो कर्जों से छुटकारा पाने के लिए जो प्राइवेट बिजनेसमैन थे उनको गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी, अपने शेयर बेच दिए। बीएसएनएल भी धीरे से, अभी खबर आई थी बिकने वाला है। एलआईसी के जो शेयर अभी तक फुल गवर्नमेंट के थे, अब वो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बेचे जा रहे हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन है, ये ध्यान रखना। अब इससे अपना फायदा एक नुकसान है। जैसे इसमें पब्लिक सेक्टर का क्या फायदा होगा? अगर पब्लिक सेक्टर ने अपनी प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लो, राजस्थान के बहुत सारे पैलेस हैं जो पहले गवर्नमेंट कंट्रोल में थे, अब उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके शेयर्स हैं, सब किसको बेच दिए जा रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एयरपोर्ट्स, बहुत सारे सी पोर्ट प्राइवेट सेक्टर के नाम कर दे रही है सरकार। ऐसा करने से ये होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, मनी फ्लो आता है।
गवर्नमेंट अपने लोगों को अच्छी सैलरी दे पाती है, गवर्नमेंट के जो कर्जे हैं डेप्थ रिड्यूस होती है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन जो है उसको अच्छा मानती है सरकार। पर इससे दिक्कत ये थी कि प्राइवेटाइजेशन आने से प्राइवेट सेक्टर का रोल तो बढ़ रहा था कि भाई प्राइवेट सेक्टर अच्छा कमाई कर रहा है, पर पब्लिक सेक्टर के लोग डीमोटिवेट हो रहे थे कि हम लोग सरकारी नौकरी करते हैं, सारा रोल अगर प्राइवेट सेक्टर का होगा तो हमारा नुकसान है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलिसी निकाली, 3 तरह की पॉलिसी, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न। ये क्या पॉलिसी थी मैं आपको बताऊं, तो जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन थी, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, उनको ग्रेड दिया जाता था। जो बेस्ट परफॉर्मर होते थे उनको महारत्न बोलते थे, जो बेस्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट कंपनी थी, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, बीएचईएल, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, ये सबको महारत्न का स्टेटस दिया गया। उसके बाद टॉप 9 कंपनीज को इंडिया के नवरत्न का स्टेटस दिया जाता है। इसमें कंपनियां आती जाती रहती हैं, गवर्नमेंट कंपनी ना, ध्यान रखना। बेस्ट परफॉर्मर महारत्न, उसके बाद नवरत्न, और उसके बाद आती है मिनी रत्न। ठीक है, 2017 तक हमारे देश में 8 महारत्न थे, 16 नवरत्न थे और 74 मिनी रत्न थे। ये आपको रत्न एकदम अच्छे से क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा, भूलना मत बेटा। तो मैंने आपको ये प्राइवेटाइजेशन बताया, आपको ये पढ़ना है। देन बारी आती है ग्लोबलाइजेशन। ये कहता है कि इंडिया को एक ओपन इकोनॉमी बनाओ। ओपन इकोनॉमी मतलब भारत से कुछ भी दूसरे देशों में बेचा जा सकेगा और दूसरे देश के लोग कुछ भी आकर भारत में बेच सकते हैं, फुल अलाउ कर दिया गया है। इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझ आया होगा और इसमें डाउट नहीं हुआ होगा। तो ग्लोबलाइजेशन आया तो इससे कई फायदे हुए देश के। हमारे देश में जो है इन्वेस्टमेंट आया, पहले हम अलाउ नहीं करते थे दूसरे देशों से पैसा, अब 100% तक हम दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट करना अलाउ कर दिए। दूसरी बात, पहले हमारा जो इंडियन करेंसी थी वो दूसरी करेंसी में हम कन्वर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं या कोई इंटरेस्ट पे करते हैं या हमारा परिवार विदेश में रहता है उनको कोई पैसा भेजते हैं, तो रुपी को डॉलर में या दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करा के करते हैं। देन हमने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना दी है, ट्रेड पॉलिसी बना दी है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देंगे। ठीक है, पहले हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे कि ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना है, हमने वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं। ठीक है, तो ये इसके अच्छे पॉइंट्स हैं, ये फीचर्स भी लिखेंगे आप और पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिखेंगे, फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, देश में इन्वेस्टमेंट आया है, हमारी करेंसी को हमने कन्वर्ट करना अलाउ कर दिया ताकि हम दूसरे देशों से ट्रांजैक्शन कर सकें। लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे चल रहे हम लोग, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और जो रिस्ट्रिक्शन थे, रोक थे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, हमने हटा दिए, हमने ये किया। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन के कोई नुकसान भी हुए, जैसे इससे डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा फायदा हुआ है, जैसे यूएस, चाइना को ज्यादा फायदा हुआ है, डेवलपिंग कंट्री को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। देन ग्लोबलाइजेशन से बोला तो जाता है कि वेलफेयर होगा, पर जो वेलफेयर होना चाहिए वैसा वेलफेयर हुआ नहीं। और ग्लोबलाइजेशन में बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे ये भी दिक्कत आई, कुछ देश तो बहुत पैसे वाले हो गए और कुछ देशों के पास बिल्कुल पैसा ही नहीं आ पाया। फिर बोल रहा हूँ ग्लोबलाइजेशन के नुकसान हुआ क्या, पूरे दुनिया में बिजनेस अलाउ कर दिया गया, जैसे बिजनेस करना है करो। डेवलप कंट्रीज को बहुत फायदा हुआ इस चीज का। ठीक, आम लोगों को जो फायदा होना था वो फायदा उतना नहीं पहुंचा, खासकर गरीब देशों को। ठीक है, एट लास्ट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ी, मतलब अमीर जो है वो और अमीर हो गया, रिच बिकम रिचर, और जो गरीब है, पुअर है, वो और गरीब होके रह गया। ये सब नुकसान हुए। तो मैंने जो चीजें आपको बताई है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और ये रिफॉर्म्स, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लें।